हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल आचार्य में स्वागत है। दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसमें हमने शुरू किया था कुछ टूल्स के बारे में डिस्कशन, जैसे कि प्लायर, स्क्रू ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन नाइफ, नियॉन टेस्टर, सीरीज टेस्टर, हैमर, फाइल्स और चीजल्स के बारे में। तो अगर अभी तक आपने चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए और तुरंत इस वीडियो पे वापस आ जाइए। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? पार्ट नंबर 2 में हम रेस्ट ऑफ द टूल्स, जो कि टूल्स हमारे बच गए थे, उन सभी टूल्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि सॉ, स्पैनर, बेंच वाइज या पाइप वाइज, प्लेन, पोकर, ड्रिल, वायर एंड रेडियस गेज और लास्ट में क्लैंप। राइट, टूल्स डिस्कस करने के बाद हम लोग बात करेंगे सोल्डरिंग के बारे में। तो सोल्डरिंग एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम इलेक्ट्रिशियन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। देन सोल्डरिंग के बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्रेजिंग प्रोसेस के बारे में। तो ये क्या होता है सोल्डरिंग और ब्रेजिंग, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सॉ के बारे में। तो आप सभी जानते हो सॉ, राइट? तो सॉ, ये सॉ मूवी नहीं है, राइट? सॉ औजार है, सॉ टूल है जो आप सभी अपने वर्कशॉप में यूज करते हैं। तो सॉ का इस्तेमाल हम लोग टिम्बर या वुडन पीस को काटने के लिए करते हैं, उन्हें अलग अलग शेप्स और साइजेस में कन्वर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इलेक्ट्रिशियंस की बात करें तो यूजुअली इलेक्ट्रिशियन के जो काम आने वाले 2 सॉ हैं। पहला सॉ कौन सा है? फर्स्ट सॉ इज हैंड सॉ, तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिशियन इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा है हैक सॉ। तो ये जो 2 टूल हैं ये सबसे ज्यादा हम लोगों के काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हैक सॉ दिखता कैसा है। तो हैक सॉ कुछ इस तरह से दिखता है। अगर हैक सॉ के पार्ट्स की बात करें तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट पार्ट रहेंगे। पहला रहेगा इसका हैंडल, और ऑब्वियसली हैंडल की मदद से आप इसको होल्ड कर पाते हैं, एंड सेकंड पार्ट रहेगा इसका ब्लेड। तो ये 2 इसके इंपॉर्टेंट पार्ट है। हैकसॉ के बाद नेक्स्ट टूल की अगर हम बात करें तो हैकसॉ के बाद नेक्स्ट टूल कौन सा आता है? हैकसॉ के बाद नेक्स्ट टूल आता है क्रॉस कट और हैंड सॉ। तो हैंड सॉ का इस्तेमाल अगेन वुडन पीसेस को, टिम्बर को काटने के लिए करते हैं, पर इसके जो ब्लेड्स होते हैं, इन ब्लेड्स का जो गैप होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, और ये जो ब्लेड का साइजेस होता है वो बड़ा होता है। पर आपके मन में अब ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ब्लेड का साइज छोटा या बड़ा होने से फर्क क्या पड़ता है? दोस्तों अगर ब्लेड्स का साइजेस बड़ा है तो जो वुडन पीस है वो जल्दी कटेगा, पर जो आउटपुट आएगी, मतलब जो पीस कटेगा वो थोड़ा खुरदुरा कटेगा, वो सरफेस अनइवन कटेगा। पर ब्लेड्स का जो साइज है वो छोटा है और उनके बीच का जो गैप है वो कम है, तो जो आपकी आउटपुट आएगी, जो पीस कट के आएगा वो ज्यादा स्मूथर कट के आएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टूल इज टेनन सॉ और बैक सॉ। तो टेनन सॉ और बैक सॉ भी बड़े वुडन पीसेस को काटने के काम आता है। इसके बाद आता है रिप सॉ। रिप सॉ का जो फ्रंट पार्ट होता है वो थोड़ा पतला होता है, जबकि जो पीछे का एरिया होता है, हैंडल के पास का एरिया होता है, वो काफी चौड़ा होता है। तो एक कट लगाने के लिए, कुछ बड़े पीसेस को फाड़ने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इसके बाद आता है कंपास सॉ। तो कंपास सॉ में भी आप देख सकते हो ये इसका ब्लेड एरिया है और ये इसका हैंडल है। तो ये सारे टूल्स हमें याद नहीं रखने हैं, बट जस्ट हमें इनके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। देन की होल सॉ या फिर पैड सॉ, जो कि छोटे एरियाज में कट लगाने के काम आता है। देन कोपिंग सॉ। कोपिंग सॉ कुछ इस तरह से दिखता है। तो ये परफेक्टली किसी पर्टिकुलर साइज में आपको किसी वुडन पीस को काटना है, तो परफेक्ट साइजेस को परफेक्ट कट लगाने के लिए कोपिंग सॉ का इस्तेमाल किया जाता है। कोपिंग सॉ के बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉ इज जैक सॉ। जैक सॉ का इस्तेमाल बड़े बड़े लकड़ी के पीसेस को काटने के लिए किया जाता है, और इसके दोनों साइड पे हैंडल होते हैं, तो यूजुअली इसको होल्ड करने के लिए 2 लोगों की जरूरत रहती है। जैक सॉ के बाद नेक्स्ट टूल इज जिगसॉ कटर। जिगसॉ कटर आप देख सकते हो। जिगसॉ कटर का इस्तेमाल परफेक्ट प्रिसाइज कटिंग के लिए किया जाता है। तो जो भी शेप होती है, अगर आपको किसी डिजायर्ड शेप में आपके लकड़ी के टुकड़े को काटना है तो जिगसॉ कटर की मदद से आप लोग इसको काट सकते हो। तो आपने कारपेंटर्स के पास भी इस टूल को काफी ज्यादा देखा होगा। एंड ऑब्वियसली ये सर्कुलर सॉ कटर तो सभी ने देखा ही होगा। सर्कुलर सॉ कटर भी वुडन पीसेस को काटने के काम आता है। नेक्स्ट टूल इज चेन सॉ कटर। तो चेन सॉ कटर का इस्तेमाल बड़े बड़े टिम्बर पीसेस को काटने के लिए किया जाता है। कोई बड़ा वुडन ब्लॉक है उसको काटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा कि यूजुअली मूवीज में ज़ॉम्बीज को काटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, पर प्रैक्टिकली ज़ॉम्बीज आपको नहीं मिलेंगे, राइट? तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? बड़े बड़े वुडन पीसेस को काटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। देन नेक्स्ट टूल इज स्पैनर। स्पैनर का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? आप सभी जानते हैं स्पैनर काफी फेमस टूल है। इसका इस्तेमाल हम लोग नट्स को टाइट करने के लिए, ढीला करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, और अलग अलग शेप्स एंड साइजेस की वजह से इसके अलग अलग टाइप्स भी अवेलेबल हैं। तो चलिए इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट टाइप है डबल एंडेड स्पैनर। तो ये जो डबल एंडेड स्पैनर है इसको डी स्पैनर भी कहा जाता है। तो इसके 2 इस तरह से एंड रहते हैं, और ये 4 mm से लेके 60 mm तक के साइजेस में अवेलेबल रहता है, राइट? देन इसके बाद आता है रिंग स्पैनर। रिंग स्पैनर के जो दोनों एंड्स होंगे, तो एक ये एंड और
ये दूसरा एंड, ये दोनों एंड रिंग शेप में होते हैं और ये 4 mm से लेके 60 mm के साइजेस में अवेलेबल होता है। रिंग स्पैनर के बाद आता है कॉम्बिनेशन स्पैनर, जिसमें आपको रिंग स्पैनर और डी स्पैनर दोनों के शेप्स देखने को मिलते हैं, जो कि 4 mm से लेके 80 mm के साइजेस में अवेलेबल रहता है। देन आता है रैचेट स्पैनर या फिर सॉकेट स्पैनर। तो रैचेट स्पैनर या सॉकेट स्पैनर ऐसे जगहों पे यूज किया जाता है जहां पे हम लोग रिंग स्पैनर या डबल एंडेड स्पैनर को नहीं लगा सकते, बिकॉज जो एरिया है वो काफी छोटा है, वहां पे आपका डी स्पैनर या रिंग स्पैनर नहीं लग पा रहा है, राइट। तो वहां पे आपको रैचेट स्पैनर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसका एक्सटेंशन हैंडल होता है जिसको आप इस रैचेट स्पैनर के ऊपर लगा सकते हो और आप अपने नट्स को टाइट या ढीला कर सकते हैं। रैचेट स्पैनर 4 mm से लेके 14 mm के साइजेस में अवेलेबल होता है। रैचेट स्पैनर के बाद जो नेक्स्ट टूल है दैट इज एडजस्टेबल स्पैनर। एडजस्टेबल स्पैनर का ये जो एंड है इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। या ये इस तरह का टूल आपने साइकिल मैकेनिक के पास काफी ज्यादा देखा होगा, राइट। और ये जो टूल है 4 mm से लेके 24 mm के साइजेस में अवेलेबल होता है। देन इसके बाद नेक्स्ट टूल इज ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर। ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर 6 mm से लेके 36 mm के साइजेस में अवेलेबल रहता है। देन आता है हुक स्पैनर। हुक स्पैनर को हुक स्पैनर ऑब्वियसली क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो एक एंड है वो हुक की तरह दिख रहा है, इसीलिए इसको हुक स्पैनर कहा जाता है। और ये 4 mm से लेके 36 mm तक के साइजेस में अवेलेबल है। तो आपको बस बेसिक आइडिया होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल नहीं है एज एन इलेक्ट्रिशियन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बोलें, राइट। इसमें केयर और मेंटेनेंस हमें इन टूल्स की क्या रखनी है, वो ये है कि हमेशा करेक्ट साइज ऑफ स्पैनर का इस्तेमाल करें किसी भी नट और बोल्ट को खोलने के लिए। तो नट बोल्ट का जो भी साइज है उसके लिए आप एक करेक्ट साइज के स्पैनर का इस्तेमाल करें। और स्पैनर पे कभी भी आपको हैमर का इस्तेमाल नहीं करना है, यानी स्पैनर के ऊपर कभी भी आपको हैमर से ठोक-पीट नहीं करनी है। अगर स्पैनर के ऊपर कहीं पे भी ग्रीस लगी है या पे कहीं ऑयल लगा हुआ है तो आप उसको साफ कर दीजिए। ऐसा करने से आपकी जो ग्रिप है वो स्पैनर पे अच्छी बनी रहेगी। तो ये मेंटेनेंस आप इसकी कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल की तरफ बढ़ते हैं दैट इज बेंच वाइज और पाइप वाइज। तो बेंच वाइज और पाइप वाइज क्या होता है, तो सबसे पहले बेंच वाइज की बात कर लेते हैं। तो बेंच वाइज का इस्तेमाल किसी भी वर्क पीस को जिस पे हम काम कर रहे हैं उस टुकड़े को होल्ड करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बेंच वाइज कास्ट आयरन या कास्ट स्टील से बनाया जाता है और इसकी मदद से जो हमारी जॉब है उसको हम एक पोजीशन पे होल्ड कर सकते हैं। उसके ऊपर हमें कोई कटिंग करनी है, कोई अदर ऑपरेशन करना है तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो इसकी कंस्ट्रक्शन को अगर हम देखें तो इस तरह से ये कुछ देखने को मिलता है। तो इसके पार्ट्स को अगर हम लोग डिस्कस करें तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स रहते हैं एक बेंच वाइज में, चलो वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका एक मूवेबल जॉ होता है, तो इसको कहा जाता है मूवेबल जॉ, राइट। और सेकंड इसका एक होता है फिक्स जॉ। तो ये इसके जबड़े हैं जिन जबड़ों में आप अपने वर्क पीस को रख सकते हो। ये बीच वाला पार्ट को कहा जाता है स्पिंडल और दिस इज इट्स हैंडल। तो ये इसके मेन पार्ट्स हैं, राइट। ये इसका बेस है जिसकी मदद से आप इसको किसी टेबल पे या किसी भी वॉल पे आप इसको फिक्स कर सकते हो। ऑलराइट, बेंच वाइज के बाद नेक्स्ट टूल की तरफ बढ़ते हैं दैट इज पाइप वाइज। तो जिस तरह से किसी वर्क पीस को होल्ड करने के लिए हम लोग बेंच वाइज यूज कर रहे थे, तो ऐसा जैसे नाम से पता चल रहा है पाइप वाइज का इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करेंगे, किसी पाइप को, किसी सर्कुलर चीज को होल्ड करने के लिए, राइट। देन आते हैं प्लेन्स। तो प्लेन्स का इस्तेमाल हम लोग किसी भी सरफेस को, किसी वुडन सरफेस को स्मूथ करने के लिए करते हैं। उसकी अगर हमें अपर लेयर को निकालना है या पूरे टुकड़े को प्लेन बनाना है तो उसके लिए हम लोग प्लेन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा नाम वैसा काम। टाइप्स की बात करें तो यूजुअली ये 3 टाइप्स में अवेलेबल रहता है, जैक प्लेन, स्मूथिंग प्लेन और फाइनली रिबेट प्लेन। तो ये इसके टाइप्स हैं। देन इसके बाद जो टूल आता है दैट इज पोकर। तो पोकर का इस्तेमाल होल्स करने के लिए, पंचिंग मार्किंग करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो एक एंड होता है वो बहुत पैना होता है। तो लैब में जब भी आप काम करें तो पोकर को आपको काफी सावधानी से होल्ड करना है बिकॉज ये काफी डेंजरस हो सकता है। नेक्स्ट जो टूल है दैट इज ड्रिल। तो ड्रिल मशीन आप सभी ने देखी होगी। ड्रिल मशीन का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, ड्रिल मशीन का जो इस्तेमाल है किसी भी सरफेस पे, जैसे कि कोई मेटल पीस है, कोई वुडन पीस है, कोई प्लास्टिक का ब्लॉक है या फिर कोई कॉन्क्रीट वॉल है, किसी भी सरफेस पे होल्स बनाने के प्रोसेस को ड्रिलिंग कहा जाता है और जो कि हम लोग ड्रिल मशीन की मदद से कर पाते हैं। ड्रिलिंग करने के लिए हमें अलग अलग तरह के ड्रिल बिट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो चलिए कुछ अलग अलग तरह की ड्रिल बिट्स को देख लेते हैं। सबसे पहला ये जो बिट है दिस इज योर जनरल पर्पस बिट, राइट। ये ट्विस्टेड होती है इसलिए यहाँ पे ट्विस्ट भी लिखा गया है, तो ये जनरल पर्पस ट्विस्ट बिट है। नेक्स्ट आती है आपकी स्पर पॉइंट बिट। इस तरह के बिट्स का इस्तेमाल वुडन सर्फेसेस पे छेद करने के लिए किया जाता है। थर्ड, अगर आपको किसी कॉन्क्रीट वॉल पे या किसी स्टोन पे या किसी ईंट की दीवार पे आपको छेद करना है तो उसके लिए आपको मैसनरी बिट का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होता है। एंड फाइनली अगर आपको किसी वुडन सरफेस पे कोई बड़ा होल करना है तो वहां पे आपको स्पेड बिट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्पेड क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि इसका जो फ्रंट एंड है वो एक भाले की तरह होता है, इसीलिए इसको स्पेड बिट कहा जाता है। देन आपकी जो ड्रिल मशीन होती है उनमें एक अटैचमेंट की तरह आप स्क्रू ड्राइवर भी लगा सकते हो। तो किसी नट को आपको टाइट करना है या ढीला करना है तो भी आप इन ड्रिल मशीन की मदद से कर पाते हैं। और फाइनली किसी वुडन सरफेस पे
या फिर किसी प्लास्टिक सरफेस पे कोई बड़ा होल करना है आपको, तो आप ये होल सॉ की मदद से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने समझा अलग अलग टाइप ऑफ ड्रिल बिट्स के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टूल की, दैट इज वायर गेज एंड रेडियस गेज। तो वायर गेज का इस्तेमाल हम लोग किसी भी वायर के डायमीटर को मेजर करने के लिए करते हैं। तो वायर गेज इस तरह का एक सर्कुलर डिस्क होता है और इस तरह के वायर गेज में आप वायर को इंसर्ट करके उसका डायमीटर को मेजर कर सकते हो। देन इसके बाद आता है रेडियस गेज। रेडियस गेज का इस्तेमाल किसी भी वर्क पीस का इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस को नापने के लिए किया जाता है। इस तरह के गेजेस को बनाने के लिए हाई क्वालिटी स्टील शीट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि काफी पतली होती हैं साइज में, राइट। और इन रेडियस गेजेस के जो भी पतली शीट्स होती हैं, इन शीट्स को ब्लेड कहा जाता है और हर एक ब्लेड पे उसका रेडियस लिखा होता है। तो अगर आप किसी रेडियस गेज को खोलेंगे तो अंदर से आपको इस तरह के देखेंगे तो पतले पतले ब्लेड्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देखो जैसे एक ब्लेड है, ये दूसरा ब्लेड है। तो अगर आपको किसी भी सरफेस का रेडियस नापना है, उसका इंटरनल एक्सटर्नल रेडियस नापना है, तो आप रेडियस गेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन आता है क्लैंप्स। तो क्लैंप्स का इस्तेमाल किसी भी वर्क पीस को टेम्पररी होल्ड करने के लिए हम लोग करते हैं। तो इस तरह से क्लैंप आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया अलग अलग टूल्स के बारे में। तो आई होप आपको टूल्स के बारे में एक बेसिक नॉलेज मिली होगी और जब भी आप वर्क करेंगे तो आप इन टूल्स को इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सोल्डरिंग। तो सोल्डरिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम इलेक्ट्रिशियन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, राइट। तो सोल्डरिंग का मतलब क्या होता है? सोल्डरिंग का मतलब होता है दो अलग मेटल प्लेट्स या कंडक्टर्स को ज्वाइंट करने का प्रोसेस, राइट। और इस प्रोसेस में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एक अलॉय का इस्तेमाल करते हैं। तो दो मेटल्स को बिना पिघलाए जोड़ने के प्रोसेस को कहा जाता है सोल्डरिंग, राइट। और सोल्डरिंग में जिस सोल्डरिंग वायर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो सोल्डरिंग वायर किससे बनाई जाती है? वो सोल्डरिंग वायर जो कि एक अलॉय है, किसका? टिन और लेड का। तो इन दोनों मटेरियल्स को मिला के हम लोग सोल्डरिंग वायर बनाते हैं। ये जो सोल्डरिंग वायर होती है, इस सोल्डरिंग वायर का मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है, तो ये बहुत आसानी से पिघल जाती है। और जब भी हमें दो वायर्स को जोड़ना होता है तो हम क्या करते हैं, उन दोनों वायर्स को पास में रख के उसके ऊपर हम सोल्डरिंग वायर को पिघला देते हैं और जिससे हमारा जो परमानेंट कनेक्शन है इन दोनों वायर्स के बीच में वो बन जाता है। चलिए अब देख लेते हैं कि सोल्डरिंग करने के लिए हमें किन किन टूल्स की जरूरत पड़ती है। सोल्डरिंग करने के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला है सोल्डरिंग आयरन, दूसरा है सोल्डर या सोल्डरिंग वायर और थर्ड इज फ्लक्स। तो इन तीनों चीजों की हमें जरूरत पड़ती है। तो चलिए एक एक करके इन सभी टूल्स को समझते हैं। पहला है सोल्डरिंग आयरन। तो सोल्डरिंग आयरन ये एक हैंड होल्ड टूल है, यानी आप इसको हाथ से इस्तेमाल करते हैं और जब भी आप इसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे, यानी आप जब भी इसको आप फेज और न्यूट्रल देंगे 230 वोल्ट के साथ आप इसको कनेक्ट करोगे तो ये जो आयरन है आपका क्या होने लगेगा? वो हीट होने लगेगा। सोल्डरिंग आयरन का ये जो हिस्सा होता है, यहाँ पे इसको बिट कहा जाता है, यानी इस हिस्से को आप खोल के चेंज भी कर सकते हैं बाद में। तो कई बार क्या होता है कि अगर आप अपने सोल्डरिंग आयरन को काफी देर तक इस्तेमाल नहीं करोगे तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजेशन की वजह से एक काली लेयर जमा हो जाती है। तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा? इस हिस्से को फाइलिंग करना पड़ता है। तो कई बार स्टूडेंट्स ये कंप्लेन करते हैं जिन्होंने सोल्डरिंग पहले नहीं करी है कि आयरन ढंग से काम नहीं कर रहा है, राइट। तो उसका ऑक्सीडेशन एक कारण होता है। तो सोल्डरिंग करने से पहले ये चेक करना है कि ये जो हिस्सा है इसका जो बिट का टॉप पोर्शन है वो काला नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट है सोल्डरिंग वायर। तो इस तरह का सोल्डरिंग वायर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही आप सोल्डरिंग आयरन को इस वायर के पास में लाओगे तो ये वायर क्या हो जाता है? मेल्ट होने लगता है। क्यों? क्योंकि इस वायर का जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो काफी कम होता है। तो अलग अलग कॉम्पोजिशन से हम अलग अलग तरह के सोल्डरिंग वायर को बना सकते हैं। यानी अगर हम टिन और लेड को 50-50% रखें तो इससे हमारा हैवी ड्यूटी सोल्डरिंग वायर बनता है जिसका इस्तेमाल प्लम्बर्स करते हैं या टिनमेन्स करते हैं, राइट। अगर टिन का जो कंपोजिशन है वो 60% रखें और लेड का कंपोजिशन हम 40% रखें तो ये वायर इलेक्ट्रिशियंस का सोल्डर कहलाता है। इस वायर को हम इलेक्ट्रिशियन सोल्डर कहते हैं जिसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो 185 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप देखोगे कि जो प्लम्बिंग के लिए सोल्डर वायर इस्तेमाल किया जाता है उसका मेल्टिंग टेम्परेचर काफी हाई होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिशियन सोल्डर, राइट। थर्ड टाइप ऑफ वायर में क्या करा जाता है? टिन की मात्रा को और बढ़ा दिया जाता है, यानी टिन 63% रहता है जबकि लेड 37% रखते हैं और इसे फाइन सोल्डर कहा जाता है जो कि और कम टेम्परेचर पे पिघल पाता है। तो ये अलग अलग तरह के वायर सोल्डरिंग वायर से जिसमें जो लेड और टिन का जो कंपोजिशन था वो अलग अलग होता है। तो ये कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो आप इन वैल्यूज को याद रख सकते हैं। वायर के बाद जिस नेक्स्ट चीज की हमें जरूरत पड़ती है दैट इज सोल्डरिंग फ्लक्स। तो ये फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स का इस्तेमाल बेसिकली ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। तो बेसिकली अगर आपको दो वायर्स को सोल्डर करना है तो करना क्या होता है? सबसे पहले जो फर्स्ट वायर है आप इसको छील लीजिए, राइट। इसके ऊपर जो भी इंसुलेशन है उस इंसुलेशन को हमें निकालना है एंड फिर हम जो सेकेंड वायर है वो लेंगे। सेकेंड वायर को भी आपको इस तरह से साफ कर लेना है, राइट। तो और इन दोनों वायर्स को ऐसे आपस में एक दूसरे के पास में लेके आना है।
राइट। तो इन दोनों वायर्स को आपने आपस में लाया, तो अब क्या होता है कि कई बार जब आप वायर्स को इसके ऊपर का इंसुलेशन निकाल देते हैं, अगर लेट्स से एल्युमिनियम वायर है या कॉपर वायर है, तो कई बार अगर एयर में ये लंबे ड्यूरेशन के लिए छोड़ दिए जाते हैं तो इसकी वजह से इसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो जाता है, राइट। तो सोल्डरिंग फ्लक्स का काम है इस ऑक्सीडेशन से प्रिवेंशन रखना, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, अब इसके ऊपर फ्लक्स अप्लाई कर सकते हो। तो जब आप इसके ऊपर फ्लक्स अप्लाई करोगे तो इससे ये क्या करता है, ये फ्लक्स क्या करता है, ऑक्सीडेशन होने से बचाता है। देन आप क्या करेंगे, जो आपका सोल्डर वायर है, मेल्टेड सोल्डर वायर है, वो इसके ऊपर प्लेस कर दोगे और इससे आपका जो सोल्डरिंग का कनेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है, राइट। तो फ्लक्स का काम है आपके जो वायर है उसको ऑक्सीडेशन से बचाना। और फ्लक्स का एक और काम है, जो भी हमारे कंडक्टर्स हैं जिनको हमें सोल्डर करना है उसके ऊपर कोई भी ऑक्साइड्स हैं तो उन ऑक्साइड्स को डिसॉल्व करना। अब डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स और डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्डरिंग प्रोसेस के हिसाब से हम अलग अलग टाइप के फ्लक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो अगर आपको कास्ट आयरन, रॉट आयरन, माइल्ड स्टील, ब्रास और इस तरह के मटेरियल्स को सोल्डर करना है तो इस प्रोसेस के लिए आपको जिंक क्लोराइड वाले फ्लक्स की जरूरत पड़ेगी। और अगर आपको सोल्डरिंग का जो प्रोसेस है वो जिंक या फिर गैल्वेनाइज्ड आयरन पे करना है तो इसके लिए स्पेशल टाइप ऑफ फ्लक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें जो वाटर होता है वो 90% होता है, जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें 10% रहता है। अगर आपको कॉपर, ब्रास, टिन प्लेट या फिर इस तरह के मटेरियल पे सोल्डरिंग वर्क करना है तो वहां पे सेल अमोनिया या फिर रोजिन टाइप ऑफ सोल्डरिंग फ्लक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स को जोड़ने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स को जोड़ने के लिए हम रोजिन टाइप ऑफ सोल्डरिंग फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगर आप इलेक्ट्रिशियंस फाइन सोल्डर इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने लास्ट स्लाइड में देखा था इलेक्ट्रिशियन फाइन सोल्डर क्या होता है, जिसमें टिन की मात्रा 63% होती है, जबकि लेड जो होता है इसमें वो 37% होता है, राइट। तो अगर इस तरह का सोल्डर है, इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो काफी लो होता है, 183 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट होना शुरू कर देता है। तो इसके लिए आपको टेलो या फिर टर्पेंटाइन टाइप ऑफ सोल्डरिंग फ्लक्स का इस्तेमाल करना है। अब हम आ गए हैं चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज ब्रेजिंग। तो ब्रेजिंग का प्रोसेस क्या है? ब्रेजिंग का मतलब होता है दो मेटल्स को आपस में जोड़ना, राइट। इन दोनों मेटल्स को जोड़ने के लिए हम बीच में एक फिलर मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फिलर मटेरियल है। तो हमें क्या याद रखना है, ब्रेजिंग इज अ प्रोसेस इन विच टू और मोर मेटल आइटम्स आर जॉइंट टुगेदर, राइट। इनको ज्वाइन करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एक फिलर मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। ये जो फिलर मटेरियल होता है, इस फिलर मटेरियल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी लो होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। यानी तो यहाँ पे ये दो मेटल्स हैं, मेटल नंबर 1, मेटल नंबर 2, इन दोनों मेटल से इस फिलर मटेरियल का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो काफी कम होगा। यानी इस फिलर मटेरियल को जब हम गर्म करते हैं तो ये मेल्ट होके इन दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों कंडक्टर्स को जोड़ देता है। अगर हम ब्रेजिंग के टाइप्स की बात करें तो ब्रेजिंग में काफी अलग अलग टाइप्स अवेलेबल हैं, जैसे कि टॉर्च ब्रेजिंग, फर्नेस ब्रेजिंग, सिल्वर ब्रेजिंग, ब्रेज वेल्डिंग, कास्ट ऑन वेल्डिंग, वैक्यूम ब्रेजिंग और डिप ब्रेजिंग। तो ये कुछ नाम थे टाइप्स ऑफ ब्रेजिंग के। तो आई होप आपको ये ब्रेजिंग का प्रोसेस समझ में आया होगा। इन पूरे चैप्टर में आपको पार्ट 1 में मैंने जो टूल्स बताए थे उन पे थोड़ा ध्यान रखना है और सोल्डरिंग के प्रोसेस को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों इस चैप्टर से या फिर इलेक्ट्रिशियन कोर्स से आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप अपनी क्वेरीज को हम तक डायरेक्टली पहुंचा सकते हैं हमारी ईमेल आईडी के थ्रू, या फिर आप अपने क्वेश्चन डायरेक्टली कमेंट में भी मेंशन कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।